इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ दिखावा करता है, बल्कि वह है जो बिना किसी शर्त के हमारी मदद करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। कहानी बीरबल और अकबर का सोने की मुसीबत। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर किसी के पास सोने की ढेर सारी मुट्ठियां हों और वह सोने का सही इस्तेमाल न करे तो क्या होगा? बीरबल ने सिर झुकाकर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, वह सोने का सही इस्तेमाल न करके उसे केवल जमा करता रहेगा और अंत में सोने का कोई फायदा नहीं होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने बीरबल। अब एक और सवाल है। अगर कोई व्यक्ति अपने पास ढेर सारा सोना जमा कर ले और उसे किसी को देने का नाम ही न ले तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने सोने को दूसरों के काम न आए तो वह केवल एक बोझ बन जाएगा। सोना अगर दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल न हो तो वह उसका असली उद्देश्य नहीं पूरा करता। अकबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, तो अगर मैं यह कहूं कि मेरे पास बहुत सारा सोना है और मैं उसे खर्च करना नहीं चाहता, तो क्या मुझे यह सोना रखने का कोई मतलब होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर आप सोने को खर्च करने के बजाय केवल उसकी देखभाल करते रहते हैं तो वह सोना अपने असली उद्देश्य को खो देगा। जैसे सोने की उपयोगिता तब है जब वह सही समय पर सही जगह पर खर्च होता है, वैसे ही आपके ज्ञान, शक्ति और धन का सही इस्तेमाल भी तभी होता है जब आप इसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग करें। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। सोने की तरह हमें अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उनका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद अकबर ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान करेंगे ताकि उनका सही उपयोग हो सके। बीरबल ने अकबर की सोच में इस बदलाव को देखकर खुशी महसूस की और कहा, महाराज, आपने सही फैसला लिया है। यही सच्ची संपत्ति का उपयोग है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अगर हम अपनी संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वह केवल बोझ बनकर रह जाती है। कहानी बीरबल और अकबर का पानी और ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम हमेशा बड़ी चतुराई से जवाब देते हो, लेकिन आज मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई है जो ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और चीज है जो ज्ञान से भी जरूरी हो सकती है। अकबर ने पूछा, क्या वह चीज है? बीरबल ने जवाब दिया, वह चीज है पानी। अकबर हैरान होकर बोले, पानी? कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमें जीवन में पानी न मिले तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। अगर इंसान के पास पानी नहीं है तो वह अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो भी वह अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। पानी जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और ज्ञान उसके साथ होना चाहिए ताकि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बीरबल ने एक और उदाहरण दिया, महाराज, सोचिए, अगर किसी को पानी न मिले तो उसे उसके ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि वह पानी पीकर स्वस्थ रहता है तो वह उस ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज और जीवन को बेहतर बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया बीरबल। मैंने महसूस किया कि पानी और ज्ञान दोनों का संतुलन होना चाहिए। इस कहानी के बाद अकबर ने अपनी जिंदगी में पानी और ज्ञान के महत्व को समझा। बीरबल ने यह सिखाया कि पानी जीवन के लिए जरूरी है
और ज्ञान उसे सही दिशा देने के लिए। दोनों का सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। कहानी बीरबल और अकबर का झूठ का घड़ा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से कुछ नया सीखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है तो उसे सुधारने का क्या तरीका हो सकता है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो उसे एक सजा दी जानी चाहिए ताकि वह समझ सके कि झूठ बोलने से क्या होता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम बताओ कि वह सजा क्या हो सकती है। बीरबल मुस्कुराए और एक छोटा सा घड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, यह घड़ा मेरे पास है। मैं इसमें पानी भरकर इसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के पास भेजता हूं। वह झूठ बोलेगा और हर बार उस घड़े को पानी से भरकर वापस लाएगा। अकबर हैरान होकर बोले, लेकिन बीरबल, अगर वह घड़ा पानी से भरकर लाएगा तो क्या होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, वह व्यक्ति जब भी झूठ बोलेगा वह उस घड़े को भरने के लिए खुद को अधिक से अधिक मेहनत करने पर मजबूर होगा। धीरे धीरे वह यह समझेगा कि झूठ बोलने से उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अंत में वह झूठ बोलने से बचने लगेगा, क्योंकि वह यह समझेगा कि झूठ से केवल परेशानी और मेहनत ही मिलती है, कोई लाभ नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वह केवल परेशानी और श्रम बढ़ाता है। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घड़ा केवल एक उदाहरण है, लेकिन असल में झूठ बोलने के परिणामों को समझाना ज्यादा जरूरी है। उपाधि के योग्य हो। इन मूर्तियों में भेद कर पाना असंभव है। तुम्हारी यह कलाकृति मुगल खजाने की शोभा बढ़ाएगी। हम तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार करते हैं और तुम्हें। चंद्रकांत ने बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता से अकबर को बीच में ही रोक दिया। क्षमा करें जहांपनाह, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अकबर की भौहें तन गईं। क्या मतलब? चंद्रकांत ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में अब एक चुनौती का स्वर था। जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां दिखने में भले ही एक समान हो, परंतु इनके गुणों में महान अंतर है। ये तीनों एक सांचे से नहीं बनी हैं। इनमें से एक मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, एक मध्यम है और एक निकृष्ट अर्थात सबसे अधम है। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट का एक नया दौर शुरू हो गया। यह कैसी पहेली थी? चंद्रकांत ने अपनी चुनौती को स्पष्ट किया, मेरी चुनौती आपके इस प्रख्यात दरबार और आपके नवरत्नों के लिए है। बिना इन मूर्तियों को तोड़े, खरोंचे या किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति पहुंचाए, आपको यह सिद्ध करना है कि इनमें से कौन सी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी मध्यम और कौन सी निकृष्ट। आपको अपने तर्क से यह स्थापित करना होगा। उसने अपनी चुनौती की शर्तें सामने रखीं। यदि आपके दरबार का कोई भी विद्वान इस भेद को उजागर करने में सफल रहा तो मैं यह मान लूंगा कि आगरा का दरबार केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी सबसे बड़ा केंद्र है। उस स्थिति में मैं ये तीनों अमूल्य मूर्तियां आपको सादर भेंट करूंगा और साथ ही अपनी ओर से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी शाही खजाने में जमा कराऊंगा। परंतु उसने एक पल रुककर सबकी आंखों में देखा। यदि आपका दरबार इस पहेली को सुलझाने में विफल रहा तो आपको सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि कला और बुद्धि की इस परीक्षा में कलागढ़ श्रेष्ठ है और पुरस्कार स्वरूप मुझे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यह अब केवल एक कलाकृति का प्रदर्शन नहीं था। यह मुगल सल्तनत के गौरव, अकबर के न्याय और उनके नवरत्नों की प्रतिष्ठा पर एक सीधा प्रहार था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चुनौती की गंभीरता को समझ लिया था। इसे अस्वीकार करना कायरता होती और स्वीकार करने में विफलता का जोखिम था।
उन्होंने अपने दरबारियों पर एक नजर डाली, जिनके चेहरों पर आत्मविश्वास की जगह अब उलझन ने ले ली थी। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, कलापति चंद्रकांत, अकबर ने अपने सिंहासन पर तनकर बैठते हुए कहा। हमारे दरबार को इन मूर्तियों की परीक्षा करने का अवसर दिया जाए। भाग 3, ज्ञान की पहली परीक्षा, दरबारियों का प्रयास। अब दीवाने खास एक परीक्षा केंद्र में परिवर्तित हो चुका था। माहौल में जो उत्सव और प्रशंसा का भाव था, वह अब तनाव और प्रतिस्पर्धा में बदल गया। अकबर के आदेश पर उनके सबसे गुणी दरबारी एक एक करके उन मूर्तियों की परीक्षा के लिए आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले आगे बढ़े वित्त मंत्री राजा टोडरमल। उनका जीवन अंकों और मापों के इर्द गिर्द घूमता था। उनके लिए हर वस्तु का एक निश्चित मूल्य और माप था। उन्होंने शाही खजाने से सबसे सटीक तराजू मंगवाया। तीनों मूर्तियों को बड़ी सावधानी से बारी बारी से तौला गया। कांटा हर बार एक ही जगह पर आकर रुका। वजन में रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। फिर उन्होंने एक रेशमी धागा लिया और मूर्तियों की ऊंचाई, उनके कंधों की चौड़ाई, कमर की गोलाई, यहाँ तक कि उंगलियों की लंबाई भी नापी। घंटों की मशक्कत के बाद वे हताश होकर सिर झुकाए अपनी जगह पर लौट आए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, भौतिक रूप से इनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद संगीत सम्राट तानसेन आगे आए। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक अंतर्निहित संगीत होता है, एक अपनी ध्वनि होती है। उन्होंने अपनी संवेदनशील उंगलियों से प्रत्येक मूर्ति पर हल्की हल्की दस्तक दी, यह सुनने के लिए कि क्या उनके पत्थर के घनत्व में कोई अंतर है जिससे ध्वनि की गूंज बदल जाए। उन्होंने अपने कान मूर्तियों से सटाकर उनकी खामोशी को सुनने का प्रयास किया, पर हर प्रयास व्यर्थ गया। तीनों मूर्तियां एक ही जैसी ध्वनितरंगे उत्पन्न कर रही थीं, या यूं कहें कि नहीं कर रही थीं। वे भी निराश होकर पीछे हट गए। अब बारी आई अबुल फजल की, जो इतिहासकार और विद्वान थे। उन्होंने एक आवर्धक लेंस मंगवाया और मूर्तियों की सतह का गहन अध्ययन शुरू किया। वे पत्थर में बने सूक्ष्म छिद्रों, नक्काशी के निशान और पॉलिश की तकनीक में अंतर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने घंटों तक मूर्तियों के हर इंच का निरीक्षण किया, लेकिन शिल्पकार की कला इतनी थी कि कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तीनों को एक ही हाथ ने, एक ही समय में और एक ही तकनीक से बनाया है। यह निष्कर्ष पहेली को और गहरा कर गया। दरबार के हकीम, चिकित्सक ने मूर्तियों पर लगे रंगों का विश्लेषण करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद किसी अलग जड़ी बूटी का प्रयोग हुआ हो। सेनापति ने उनकी संरचनात्मक दृढ़ता का अनुमान लगाने की कोशिश की। एक के बाद एक दरबार के बड़े बड़े दिमाग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे थे, लेकिन परिणाम शून्य था। समय बीतता जा रहा था। दोपहर ढलकर शाम होने को आई। दीवाने खास में अब एक बोझिल चुप्पी थी, जिसे केवल शिल्पकार चंद्रकांत के चेहरे पर तैरती हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान भंग कर रही थी। अकबर का चेहरा चिंता और अपमान की आशंका से तमतमा रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने दरबार की बौद्धिक प्रतिष्ठा धूल में मिलती दिख रही थी। भाग 4, निराशा के क्षण और बीरबल की प्रतीक्षा। क्या इस दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो इस साधारण सी चुनौती को स्वीकार कर सके? अकबर की आवाज में हताशा और क्रोध का मिश्रण था। कहाँ है हमारे नवरत्न? कहाँ है वह बुद्धि जिस पर हम इतना गर्व करते हैं? उनकी नजरें उस एक आसन को ढूंढ रही थीं जो आज खाली था। वह आसन जो हमेशा ऐसी घड़ियों में आशा की किरण बनकर सामने आता था। बीरबल कहाँ हैं? शहंशाह लगभग दहाड़े। आज जब सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है, तो वह कहाँ हैं? क्या उन्हें इस चुनौती की सूचना नहीं दी गई? एक सेवक ने कांपते हुए जवाब दिया, माफी जहांपनाह,
राजा बीरबल आज सुबह प्रजा के बीच कुछ शिकायतों का निवारण करने के लिए शहर के दौरे पर गए थे। उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। तो सूचना दो, अकबर ने हुक्म दिया। सिपाहियों को भेजो, उन्हें कहो कि शहंशाह ने उन्हें फौरन इसी वक्त दरबार में तलब किया है। चाहे वे किसी भी हाल में हों, उन्हें यहां लाया जाए। आदेश मिलते ही घुड़सवार सरपट दौड़ पड़े। दरबार में अब हर किसी की नजरें मुख्य द्वार पर टिक गई थीं। अब उम्मीद की एकमात्र किरण बीरबल थे। लेकिन क्या वह भी इस असंभव पहेली को सुलझा पाएंगे जिसे इतने सारे विद्वान मिलकर भी नहीं सुलझा सके। भाग 5, प्रज्ञा का प्रवेश, बीरबल का आगमन। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद, जो दरबारियों को एक युग जैसा लगा, बीरबल ने दीवाने खास में प्रवेश किया। उनके कपड़ों पर थोड़ी धूल थी, जो बता रही थी कि वे सीधे शहर से ही आ रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई हड़बड़ी या थकान नहीं थी। वही चिरपरिचित शांत मुस्कान, वही पैनी और सब कुछ पढ़ लेने वाली आंखें। उन्होंने दरबार के तनावपूर्ण और गंभीर माहौल को एक ही पल में भांप लिया। उन्होंने अकबर के तमतमाए चेहरे, दरबारियों के झुके हुए सिर और शिल्पकार के अहंकारी हाव भाव को देखा। उन्होंने अदब से झुककर अकबर को सलाम किया। जहांपनाह, आपने इस नाचीज को इतनी तात्कालिकता से याद किया। सब कुशल तो है? अकबर ने अपनी सारी हताशा एक सांस में बयान कर दी। उन्होंने मूर्तियों, चुनौती, दरबार की विफलता और दांव पर लगी प्रतिष्ठा के बारे में सब कुछ बता दिया। बीरबल ने पूरी बात अत्यंत धैर्य और शांति से सुनी। उनकी नजरें उन 3 मूर्तियों पर टिक गईं, जो किसी विजेता की तरह मंच पर खड़ी थीं। पूरी कहानी सुनने के बाद बीरबल शिल्पकार चंद्रकांत की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, कलापति जी, आपकी कला सच में वंदनीय है। आपने पत्थर में केवल रूप ही नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य भी गढ़ा है। चंद्रकांत ने केवल सिर हिलाया, उसकी आंखों में अब भी वही चुनौती थी। बीरबल शांत भाव से मूर्तियों के पास गए। उन्होंने किसी भी उपकरण की मांग नहीं की। उन्होंने मूर्तियों को छुआ तक नहीं। वे बस उनके चारों ओर धीरे धीरे घूमे, जैसे किसी पुराने मित्र से मिल रहे हों। उनकी आंखें हर कोण से मूर्तियों का अवलोकन कर रही थीं। दरबार में ऐसी खामोशी थी कि लोग अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। हर कोई यह देखने को बेताब था कि बीरबल की प्रतिभा आज क्या चमत्कार करती है। कुछ देर तक मौन अवलोकन करने के बाद बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। उनकी आवाज में वही सहजता थी। जहांपनाह, क्या मुझे राजदरबार के संगीतकारों के किसी वाद्ययंत्र से एक बहुत ही महीन, लगभग बाल जैसा पतला और लचीला तार मिल सकता है? सितार का तार उत्तम रहेगा। यह मांग इतनी अप्रत्याशित और अजीब थी कि सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक सितार के तार का इन मूर्तियों से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन अकबर ने तुरंत आदेश दिया। एक सेवक दौड़कर गया और एक महीन स्टील का तार ले आया, जो लचीला और मजबूत था। तार हाथ में लेकर बीरबल पुनः मूर्तियों के पास पहुंचे। अब असली परीक्षा का क्षण आ गया था। भाग 6, रहस्य का अनावरण, तार और 3 परिणाम। बीरबल ने पहली मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा। गहन अवलोकन के दौरान उन्होंने वह देख लिया था जो बाकी कोई नहीं देख पाया था। हर मूर्ति के कान में एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य छेद था। यह छेद इतना बारीक था कि उसे खोजना लगभग असंभव था। उन्होंने तार का एक सिरा पकड़ा और उसे पहली मूर्ति के दाहिने कान में बने छेद में धीरे धीरे डालना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग अपनी सांसें रोके यह देख रहे थे। बीरबल तार को कोमलता से अंदर धकेलते रहे। और फिर एक चमत्कार हुआ। तार का दूसरा सिरा मूर्ति के बाएं कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने तार को पूरी तरह से आर पार खींच लिया
और फिर बाहर निकाल लिया। उन्होंने उस मूर्ति को मंच पर सबसे बाईं ओर रख दिया। उनके चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, केवल एक शांत समझ थी। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति को उठाया। उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। तार को मूर्ति के दाहिने कान के छेद में डाला। इस बार दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। तार अंदर जाता रहा, लेकिन वह दूसरे कान से बाहर नहीं आया। इसके बजाय तार मूर्ति के खुले हुए होठों के बीच बने एक और भी सूक्ष्म छेद से बाहर आ गया। दरबार में एक दबी हुई आहट की आवाज गूंज उठी। अब लोगों को यह आभास होने लगा था कि बीरबल रहस्य की तह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अभी भी एक पहेली था। बीरबल ने इस मूर्ति को बीच में रख दिया। अंत में बारी आई तीसरी मूर्ति की। शिल्पकार चंद्रकांत का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। बीरबल ने पूरी एकाग्रता के साथ तार को उसके भी दाहिने कान के छेद में डाला। वे तार को अंदर धकेलते रहे। पूरा तार अंदर चला गया, लेकिन वह कहीं से भी बाहर नहीं निकला, न दूसरे कान से न मुंह से। वह तार मूर्ति के भीतर ही कहीं समा गया, जैसे किसी गहरे कुएं में पत्थर खो जाता है। बीरबल के चेहरे पर अब एक गहरी, ज्ञानी मुस्कान फैल गई। उन्होंने तीसरी मूर्ति को मंच पर सबसे दाईं ओर रखा। अब तीनों मूर्तियां एक क्रम में खड़ी थीं, अपने अपने रहस्य को उजागर कर चुकी थीं। बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े, अदब से झुके और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, जहांपनाह, इन तीनों मूर्तियों का भेद स्पष्ट हो चुका है और इनका मूल्यांकन भी हो गया है। भाग 7 ज्ञान का सार, बीरबल की व्याख्या। पूरा दरबार स्तब्ध था। शिल्पकार चंद्रकांत अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत खड़ा था। उसकी आंखों में अहंकार की जगह अब असीम आश्चर्य और सम्मान का भाव था। अकबर अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सके। बीरबल, हम तुम्हारी प्रतिभा को मानते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझे। इस तार के खेल से श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट का निर्णय कैसे हुआ? विस्तार से समझाओ। बीरबल ने अपना गला साफ किया और उनका स्वर अब किसी राजनेता का नहीं, बल्कि एक दार्शनिक का था। आलमपनाह, ये मूर्तियां केवल पत्थर के पुतले नहीं हैं। ये कलापति चंद्रकांत की अद्भुत कला का प्रमाण हैं, जो मानव समाज में पाए जाने वाले 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतीक हैं। यह पहेली इंसान के चरित्र और स्वभाव की परीक्षा है। उन्होंने पहली मूर्ति की ओर इशारा किया, जिसके एक कान से तार दूसरे कान में निकल गया था। यह पहली मूर्ति उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती की है जो किसी बात को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ज्ञान, सलाह, उपदेश या कोई गुप्त बात उनके लिए बस एक ध्वनि है जो उनके एक कान से प्रवेश करती है और बिना उनके मस्तिष्क को छुए, बिना कोई प्रभाव डाले, दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। वे सती, लापरवाह और अविश्वसनीय होते हैं। ऐसे लोगों को कोई जिम्मेदारी सौंपना या उन पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। वे समाज या किसी संगठन के लिए किसी काम के नहीं होते। इसलिए गुणों के आधार पर यह मूर्ति निकृष्ट अर्थात सबसे अधम श्रेणी की है। दरबार में एक समझ की लहर दौड़ गई। हर दरबारी अपने जीवन में मिले ऐसे लोगों को याद करने लगा। फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति की ओर संकेत किया, जिसके कान से डाला गया तार मुंह से बाहर आया था। यह दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो बात को सुनते भी हैं और उसे समझते भी हैं। बात उनके मस्तिष्क तक पहुंचती है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा अवगुण होता है, वे किसी बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकते। वे सुनी हुई हर अच्छी, बुरी, गोपनीय या सामान्य बात को तुरंत दूसरों को बता देते हैं। वे पेट के हल्के होते हैं।
वे गपशप के केंद्र होते हैं और उनकी वजह से कई बार रहस्य खुल जाते हैं और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। वे पहले प्रकार के लोगों से तो बेहतर हैं, क्योंकि वे कम से कम सुनते और समझते हैं, लेकिन वे विश्वसनीय नहीं होते। उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह मूर्ति मध्यम दर्जे की है। अब पहेली की सारी परतें खुल चुकी थीं। यह केवल एक भौतिक परीक्षण नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा और सटीक विश्लेषण था। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ अपने हाथों में उठाया। और यह तीसरी और अंतिम मूर्ति, जहांपनाह, जिसके कान में गई बात तार अंदर ही रह गई और कहीं से बाहर नहीं निकली, यह उन लोगों का प्रतीक है जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ होते हैं। ये वे लोग हैं जो किसी बात को न केवल ध्यान से सुनते हैं, बल्कि उसे अपने मन और हृदय में धारण करते हैं। वे उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके गुणदोष को समझते हैं और उसे एक अनमोल ज्ञान की तरह अपने अंदर सहेज कर रखते हैं। वे उस बात को तब तक प्रकट नहीं करते जब तक कि सही समय और सही स्थान न आ जाए। वे ही सच्चे ज्ञानी, गंभीर, विश्वसनीय और सच्चे सलाहकार होते हैं। एक राजा के लिए ऐसे व्यक्ति ही उसके साम्राज्य के असली स्तंभ होते हैं। वे ही सच्चे मित्र और गुणी जन हैं। इसलिए गुणों के आधार पर यह मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। भाग 8 विजय और सम्मान, एक अमूल्य पाठ। जैसे ही बीरबल ने अपनी व्याख्या समाप्त की, दीवाने खास तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर दरबारी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उनकी आंखों में बीरबल के लिए असीम सम्मान था। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। यह किसी युद्ध में मिली विजय से भी बड़ी जीत थी। यह बुद्धि की, ज्ञान की और विवेक की विजय थी। शिल्पकार चंद्रकांत धीरे धीरे आगे बढ़ा और बीरबल के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा बीरबल, आप धन्य हैं। मैं अपनी कला और बुद्धि के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं सोचता था कि मेरे जैसी पहेली कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन आपने न केवल मेरी पहेली सुलझाई, बल्कि उसके पीछे छिपे मेरे गूढ़ अर्थ को भी मुझसे बेहतर ढंग से व्यक्त कर दिया। आपने सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रज्ञा बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों को समझने में है। मैं अपनी हार और आपके दरबार की श्रेष्ठता स्वीकार करता हूँ। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर इस सल्तनत का मान रखा है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि मुगल साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी प्रखर और गहरी बुद्धि है। तुमने आज हम सभी को एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेगा। शहंशाह ने अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया और उन्हें 10 गांवों की जागीर इनाम में दी। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। वे शिल्पकार चंद्रकांत की ओर मुड़े और उसे भी सम्मान के साथ उठाया। कलापति चंद्रकांत, तुम हारे नहीं हो। जिसने ऐसी ज्ञानवर्धक चुनौती प्रस्तुत की, वह भी विजेता है। तुम्हारी कला और तुम्हारी बुद्धि दोनों ही प्रशंसनीय हैं। हम तुम्हारी चुनौती की शर्तों के अनुसार तो नहीं, पर अपनी ओर से तुम्हें भी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देते हैं, क्योंकि तुमने हमारे दरबार को आत्ममंथन का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया है। उस दिन के बाद वे तीनों मूर्तियां अकबर के सबसे निजी कक्ष, इबादत खाना में स्थापित कर दी गईं। वे मूर्तियां अकबर को हर दिन यह याद दिलाती थीं कि एक आदर्श शासक और एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए। उसे तीसरी मूर्ति की तरह होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर के एक दरबारी की चोरी हुई विग और बीरबल की चतुराई से उसे खोजने की कहानी का एक विस्तृत शब्दों का वृत्तांत।
इस कहानी में पात्रों के मनोविज्ञान, दरबार की राजनीति और बीरबल के अद्वितीय न्याय सिद्धांत को गहराई से उकेरा गया है। दरबारी की विग, बीरबल की प्रज्ञा, अहंकार और बुद्धि की गाथा। प्रस्तावना, वैभव और विनोद का संगम। वह मुगल सल्तनत का ऐसा दौर था जिसकी भव्यता की कहानियां आज भी समय के गलियारों में गूंजती हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी शानो शौकत पर था। आगरा का किला यमुना के किनारे एक अजेय प्रहरी की तरह खड़ा केवल सैन्य शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि यह कला, संस्कृति और सबसे बढ़कर ज्ञान और विवेक का एक जीवंत विश्वविद्यालय था। अकबर, जो स्वयं एक जिज्ञासु आत्मा थे, ने अपने दरबार को ऐसे ऐसे गुणी जनों से सजाया था जिनकी चमक से पूरी दुनिया चकित थी। उनके नवरत्नों में प्रत्येक की अपनी विशेषता थी, लेकिन जो सितारा अपनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ के लिए सबसे अलग चमकता था, वह थे राजा बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे अकबर के मित्र थे, उनके दार्शनिक थे और उनकी हर उलझन का सबसे सरल समाधान थे। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी ने शासन और न्याय को एक नया आयाम दिया था। जहां तलवारें और तोपें विफल हो जाती, वहां बीरबल की बुद्धि काम आती थी। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली पाठशालाएं हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना की है, जो ऊपरी तौर पर तो बहुत साधारण और हास्यास्पद लगती है, लेकिन जिसकी गहराइयों में अहंकार, ईर्ष्या और मानवीय मनोविज्ञान के कई जटिल धागे उलझे हुए हैं। यह कहानी है एक चोरी हुई विग की। भाग 1, दरबार का मोर, मंसूर अली खान। अकबर के दरबार में कई अमीर, उमरा और मनसबदार थे, लेकिन मंसूर अली खान की बात ही कुछ और थी। वे एक उच्च पदस्थ दरबारी थे, जिनके पास धन-दौलत, जागीर और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मंसूर अली खान अपनी बहादुरी या प्रशासनिक कौशल के लिए उतने नहीं जाने जाते थे, जितने अपनी नफासत, अपने कीमती लिबासों और सबसे बढ़कर अपनी अद्भुत विग, नकली बालों की टोपी के लिए जाने जाते थे। मंसूर अली खान अधेड़ उम्र में ही अपने सिर के अधिकांश बाल खो चुके थे और इस बात ने उनके इंकारी मन पर गहरी चोट की थी। अपनी इस कमी को छिपाने और अपनी शान को बनाए रखने के लिए उन्होंने फारस के सबसे माहिर कारीगरों से एक विशेष विग बनवाई थी। यह कोई साधारण विग नहीं थी। इसे बनाने में चीन के बेहतरीन रेशम के धागों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें एक एक करके मानव बालों की तरह ही बुना गया था। उसे ऐसा प्राकृतिक रंग दिया गया था कि देखने वाला धोखा खा जाए। उस विग में कन्नौज का सबसे कीमती इत्र रूह गुलाब और अरब से मंगवाया गया दुर्लभ ऊद का धुआं दिया जाता था, जिसकी महक उनके गुजरने के बाद भी दरबार के गलियारों में देर तक बनी रहती थी। यह विग मंसूर अली खान के लिए केवल उनके सिर का आवरण नहीं थी, यह उनकी पहचान थी, उनकी इज्जत का प्रतीक थी। वे इसे पहनकर जब दरबार में प्रवेश करते तो उनकी चाल बदल जाती थी। उनका सिर थोड़ा और ऊंचा हो जाता, उनकी आवाज में एक अतिरिक्त रौब आ जाता। वे अपनी विग को दिन में कई बार अपने कीमती जड़ाऊ कंघे से संवारते और इस बात का पूरा ध्यान रखते कि उस पर धूल का एक कण भी न पड़ने पाए। अन्य दरबारी अक्सर उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते और उन्हें दरबार का मोर कहकर पुकारते, जो अपने पंखों, विग के बिना अधूरा था। लेकिन मंसूर अली खान इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। भाग 2, एक शाम, एक बाग और एक अप्रिय घटना। एक खूबसूरत शाम थी। सूरज यमुना के पानी में अपना सोना घोलकर अस्त हो रहा था। आगरा के किले के भीतर स्थित अंगूरी बाग अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था। फव्वारे चल रहे थे, गुलाब और चमेली की महक हवा में घुली हुई थी और ठंडी हवा के झोंके दिन भर की गर्मी से राहत दे रहे थे। शहंशाह अकबर अपने कुछ चुनिंदा दरबारियों के साथ बाग में टहल रहे थे।
मंसूर अली खान भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वहां मौजूद थे। वे अपनी नई ईरानी अचकन और अपनी प्रिय विग में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। टहलते टहलते वे एक संगमरमर की बेंच के पास रुके, जहां गुलाब की एक बेल अपने पूरे यौवन पर थी। गुलाबों मनमोहक सुगंध ने मंसूर अली खान को इतना मोहित किया कि वे उस सुगंध को और गहराई से महसूस करना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनकी विग में लगे इत्र की तेज महक गुलाब की प्राकृतिक सुगंध को दबा रही है। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी विग को सिर से उतारा और उसे बड़े सलीके से अपने पास की संगमरमर की बेंच पर रख दिया। वे गुलाब के एक फूल के पास झुके, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आह, क्या खूब महक है, वे बुदबुदाए। ठीक उसी समय एक अन्य दरबारी, हामिद खान, ने उन्हें किसी मसले पर बात करने के लिए आवाज दी। मंसूर अली खान उसकी ओर मुड़े और उससे बातों में मशगूल हो गए। यह बातचीत शायद 2-4 मिनट ही चली होगी। जब उनकी बात खत्म हुई तो वे वापस बेंच की ओर मुड़े ताकि अपनी इज्जत को वापस सिर पर धारण कर सकें। लेकिन बेंच खाली थी। उनकी विग वहां नहीं थी। एक पल के लिए मंसूर अली खान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मलीं। उन्होंने बेंच के नीचे देखा, आसपास की झाड़ियों में झांका, लेकिन विग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके गले से एक दबी हुई चीख निकली, मेरी विग, मेरी विग चोरी हो गई। भाग 3 दरबार में हंगामा और शहंशाह की उलझन। मंसूर अली खान की चीख ने पूरे बाग का शांत माहौल भंग कर दिया। शहंशाह अकबर और बाकी दरबारी तुरंत उनकी ओर लपके। क्या हुआ मंसूर, क्यों शोर मचा रहे हो? अकबर ने पूछा। मंसूर अली खान लगभग रोने की स्थिति में थे। जहां पनाह, गजब हो गया, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। किसी ने मेरी विग चुरा ली। यह सुनते ही कुछ दरबारियों के चेहरों पर बड़ी मुश्किल से रोकी गई हंसी की एक रेखा उभर आई, जबकि कुछ अन्य सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगे। एक विग की चोरी, यह किसी सल्तनत के लिए क्या मसला था, लेकिन मंसूर अली खान के लिए यह उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। जहां पनाह, यह केवल एक विग नहीं है, यह मेरी इज्जत है। आपकी सल्तनत में, आपकी आंखों के सामने, शाही बाग के अंदर से एक दरबारी की इज्जत लूट ली गई। यह आपके शासन पर एक धब्बा है। मैं न्याय चाहता हूं। मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए। अकबर शुरू में तो इस बात को एक मजाक समझकर टालना चाहते थे, लेकिन मंसूर अली खान के नाटकीय विलाप और शासन पर धब्बा जैसी बातों ने उन्हें गंभीर बना दिया। बात छोटी थी, लेकिन अगर शाही बाग के अंदर से इतने दरबारियों की मौजूदगी में कोई चीज गायब हो सकती है, तो यह सुरक्षा पर एक सवालिया निशान जरूर था। शांत हो जाओ मंसूर, अकबर ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। अगर चोरी हुई है तो चोर पकड़ा भी जाएगा। उन्होंने तुरंत शाही हवलदार को तलब किया। बाग के सभी निकास द्वार तुरंत बंद कर दिए जाएं। इस समय बाग में मौजूद हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए, चाहे वह कोई भी हो। हमें वह विग चाहिए। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। सिपाहियों ने बाग को घेर लिया। वहां मौजूद हर दरबारी, हर सेवक, हर माली की बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। विग किसी के पास नहीं मिली। यह स्पष्ट था कि चोर बहुत चालाक था। उसने विग चुराकर उसे कहीं पास में ही छिपा दिया होगा, यह सोचकर कि बाद में उसे ले जाएगा। घंटों की खोजबीन के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो मंसूर अली खान जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगे।
अकबर का सिर भी चकरा गया था। एक मामूली सी विघ्न ने उनके शक्तिशाली साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को एक तमाशा बना दिया था। अब इस पहेली को कौन सुलझाएगा? अकबर ने हताशा में कहा। और जैसे ही यह सवाल उनके मुंह से निकला, उनकी और बाकी सभी दरबारियों की नजरें उस एक व्यक्ति को ढूंढने लगीं, जो ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का माहिर था। बीरबल कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, वे आज कुछ बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए शाम को दरबार में उपस्थित नहीं हुए, एक सेवक ने जवाब दिया। उन्हें तुरंत हमारे नाम से पैगाम भेजो, अकबर ने आदेश दिया। उनसे कहो कि दरबार में एक ऐसी गांठ पड़ गई है जिसे केवल वही खोल सकते हैं। उन्हें कल सुबह दरबार में हाजिर होने का हुक्म है। भाग 4 बीरबल का आगमन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अगली सुबह दीवाने खास का माहौल कुछ अजीब था। दरबार लगा हुआ था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक उत्सुकता और मनोरंजन का भाव था। मंसूर अली खान, जो रात भर सो नहीं पाए थे, एक बड़ी सी पगड़ी से अपना सिर ढके हुए, मुंह लटकाए एक कोने में बैठे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही शांत और ज्ञानी मुस्कान थी। उन्होंने अकबर को सलाम किया और फिर पूरी घटना का विवरण सुना। उन्होंने मंसूर अली खान की दयनीय हालत देखी, अन्य दरबारियों की आंखों में छिपी शरारत को पढ़ा और अकबर के चेहरे पर चिंता और झुंझलाहट के मिलेजुले भावों को समझा। बीरबल समझ गए कि यह कोई पेशेवर चोर की का काम नहीं है। कोई चोर कीमती जेवरात या अशर्फिया चुराता, एक पुरानी विग नहीं। यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का था जो मंसूर अली खान के करीब था, जो उनके अहंकार और उनकी विग से जुड़ी उनकी कमजोरी को जानता था। चोर का मकसद पैसा नहीं, बल्कि मंसूर अली खान को अपमानित करना और उनका मजाक उड़ाना था। इसका मतलब चोर उन दरबारियों में से ही कोई एक था जो कल शाम बाग में मौजूद थे। तो बीरबल, क्या तुम इस रहस्यमयी चोर को पकड़ सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। कोशिश जरूर करूंगा जहांपना, लेकिन इसके लिए मुझे उन सभी दरबारियों की जरूरत होगी जो कल शाम बाग में उपस्थित थे। अकबर के आदेश पर उन सभी 10-12 दरबारियों को दरबार में सामने बुलाया गया। मंसूर अली खान और हामिद खान भी उनमें शामिल थे। हर कोई सीना ताने खड़ा था, यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह निर्दोष है। बीरबल ने उन सभी पर एक गहरी नजर डाली। दोस्तों, उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं कि मंसूर अली खान साहब की बेशकीमती विग चोरी हो गई है। यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। चोर आप में से ही कोई एक है। मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि जिसने भी यह गलती की है, वह ईमानदारी से सामने आ जाए और विग लौटा दे। जहां पनाह रहमदिल हैं, वे उसे माफ कर देंगे। लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। सब खामोश खड़े रहे। ठीक है, बीरबल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लगता है चोर सीधी उंगली से घी निकालने नहीं देगा। अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। भाग 5 जादुई गधे की कथा। बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, इस चोर को पकड़ने के लिए मुझे आपके शाही अस्तबल से एक गधे की जरूरत पड़ेगी। यह सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मंसूर अली खान ने भी अपना सिर पीट लिया। भे खुदा, मैं यहाँ अपनी इज्जत के लिए रो रहा हूँ और बीरबल को मजाक सूझ रहा है। एक गधा चोर को कैसे पकड़ेगा? अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल की योजनाओं पर भरोसा था। ठीक है बीरबल, तुम्हें गधा मिलेगा, लेकिन तुम करोगे क्या उसका? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं होगा। यह एक जादुई गधा होगा। यह गधा न्याय का देवता है।
यह कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा असली चोर को पहचान लेता है। अब दरबारियों की हंसी की जगह उत्सुकता ने ले ली। यह क्या नया नाटक था? बीरबल के निर्देशानुसार एक गधे को दरबार के पास वाले एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर बांध दिया गया। बीरबल ने उस गधे की पूंछ पर वही कीमती ऊद और रूह गुलाब का इत्र छिड़क दिया जो मंसूर अली खान अपनी विग में इस्तेमाल करते थे। यह काम उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि किसी को पता न चले। फिर वे दरबारियों की ओर मुड़े और पूरी गंभीरता से घोषणा की, मेरे दोस्तों, अब आप सबको न्याय की अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। आप सब एक एक करके उस अंधेरे कमरे में जाएंगे जहां न्याय का देवता, यह जादुई गधा खड़ा है। आपको अंदर जाकर बस उसकी पूंछ को छूकर बाहर आना है। उन्होंने अपनी आवाज को और रहस्यमय बनाते हुए कहा, याद रखें, यह गधा जादुई है। जब कोई निर्दोष व्यक्ति इसकी पूंछ को छुएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही असली चोर इसकी पूंछ को छुएगा, यह गधा जोर जोर से रेंकने लगेगा और हम सब जान जाएंगे कि चोर कौन है। यह योजना सुनकर कुछ दरबारी मुस्कुराए, उन्हें यह बच्चों का खेल लगा। कुछ थोड़े घबरा गए, वे बीरबल की किसी चाल से आशंकित थे। और जो असली चोर था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भाग 6 परीक्षा की घड़ी और चोर की चालाकी। चलिए शुरू करते हैं, बीरबल ने कहा। एक एक करके दरबारी उस अंधेरे कमरे में जाने लगे। पहला दरबारी अंदर गया, कुछ सेकंड रुका और बाहर आ गया। गधा शांत खड़ा रहा। फिर दूसरा गया, तीसरा गया। सिलसिला चलता रहा। हर कोई अंदर जाता, गधे की पूंछ को छूता और बाहर आ जाता। गधा बिल्कुल चुप था। दरबार में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मंसूर अली खान को अब लगने लगा था कि बीरबल की यह योजना भी विफल हो जाएगी। अब बारी आई हामिद खान की। वही दरबारी जिसने मंसूर अली खान को बातों में लगाया था। वास्तव में चोर वही था। उसने मंसूर के अहंकार से चिढ़कर और उसे सबक सिखाने के लिए ही यह हरकत की थी। उसने विग को बाग के एक कोने में एक घने पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया था। जैसे ही हामिद की बारी आई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि गधा जादुई नहीं है। यह बीरबल की कोई चाल है। लेकिन क्या चाल है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में एक विचार आया, क्या पता बीरबल ने सच में कोई जादूटोना कर दिया हो। अगर गधा सच में रेंक पड़ा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सजा मिलेगी सो अलग। एक डर उसके मन में बैठ गया। उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं निर्दोष भी साबित हो जाऊं और बीरबल की चाल भी कामयाब न हो। वह अंधेरे कमरे में हुआ। घोर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे गधे के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं पूंछ को छूऊंगा ही नहीं तो गधा कैसे रेंकेगा। बीरबल को कैसे पता चलेगा कि मैंने पूंछ छुई है या नहीं। अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा। यह विचार उसे बहुत शानदार लगा। उसने अपनी जान बचाने का यह सबसे अच्छा तरीका समझा। वह बस गधे के पास खड़ा रहा। उसने पूंछ को छुआ नहीं और कुछ सेकंड बाद चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही दरबारियों ने देखा कि गधा अभी भी शांत है। हामिद खान ने राहत की सांस ली और अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद बाकी बचे दरबारी भी अंदर जाकर आ गए, लेकिन गधा एक बार भी नहीं रेंका। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो मंसूर अली खान निराश होकर बोले, मैंने कहा था, यह सब बकवास है। कोई चोर नहीं पकड़ा गया। अकबर भी उलझन में थे।
बीरबल, तुम्हारा जादुई गधा तो फेल हो गया। भाग 7, बुद्धि की विजय, रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, उन्होंने कहा। गधे ने अपना काम कर दिया है। चोर पकड़ा जा चुका है। यह सुनकर सब चौंक गए। कैसे? अकबर ने पूछा। गधा तो एक बार भी नहीं बोला। वही तो असली जादू है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। फिर वे उन सभी दरबारियों के पास गए जो परीक्षा से गुजरे थे। कृपया आप सब एक एक करके मेरे पास आए और अपनी हथेलियों को मुझे दिखाएं। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। पहला दरबारी आया, उसने अपनी हथेली आगे की। बीरबल ने उसकी हथेली को सूंघा और उसे जाने दिया। फिर दूसरा, तीसरा। वे हर किसी की हथेली को सूंघ रहे थे। जब हामिद खान की बारी आई तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने झिझकते हुए अपनी हथेली आगे की। बीरबल ने उसकी हथेली को सूंघा और फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मुस्कुराए। मिल गया चोर, जहांपनाह, बीरबल ने घोषणा की। उन्होंने हामिद खान का हाथ पकड़ लिया। चोर यही है। हामिद खान कांपने लगा। नहीं, नहीं, यह झूठ है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो गधे की पूंछ को छुआ था और वह नहीं रेंका। बीरबल जोर से हंसे। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है हामिद खान कि तुम ही चोर हो। उन्होंने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, वह कोई जादुई गधा नहीं था। वह एक साधारण गधा था। लेकिन मैंने उसकी पूंछ पर मंसूर अली खान साहब की विग वाला कीमती इत्र छिड़क दिया था। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। मेरी योजना यह थी कि जो भी निर्दोष व्यक्ति, जिसे किसी बात का डर नहीं है, वह अंदर जाकर गधे की पूंछ को बेझिझक छुएगा। और जब वह बाहर आएगा तो उसके हाथों से उस इत्र की मनमोहक खुशबू आएगी। लेकिन जो असली चोर है, वह डर के मारे कि कहीं गधा सच में न रेंक पड़े, वह पूंछ को छुएगा ही नहीं। वह केवल छूने का नाटक करके बाहर आ जाएगा। बीरबल ने हामिद खान का हाथ ऊंचा उठाते हुए कहा, मैंने यहाँ मौजूद हर दरबारी के हाथों को सूंघा। हामिद खान को छोड़कर बाकी सभी के हाथों से इत्र की वही खुशबू आ रही है। केवल हामिद खान के हाथ साफ हैं, क्योंकि इसने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बुद्धि का यह चमत्कार देखकर सब दंग रह गए। हामिद खान का चेहरा शर्म और डर से झुक गया। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि विग कहाँ छिपाई है। निष्कर्ष, न्याय और एक सबक। सिपाहियों ने तुरंत जाकर पेड़ के खोखले तने से विग बरामद कर ली। मंसूर अली खान अपनी विग को वापस पाकर ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें पूरी सल्तनत मिल गई हो। उन्होंने अपनी विग को चूमा और तुरंत सिर पर पहन लिया। उनकी पुरानी शान और अकड़ लौट आई। अकबर बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी। वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार हर भौतिक तलवार से ज्यादा तेज और कारगर होती है। तुमने न किसी को चोट पहुंचाई, न किसी का अपमान किया, और चोर को उसी के डर से पकड़ लिया। अब सवाल था हामिद खान की सजा का। अकबर बहुत क्रोधित थे। इसने दरबार का समय बर्बाद किया और शाही बाग में चोरी की। इसे कालकोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया। क्षमा करें जहांपनाह, हामिद खान ने चोरी जरूर की, लेकिन उसका इरादा धन लूटना नहीं था। उसने यह सब मंसूर अली खान साहब की अकड़ और अहंकार से चिढ़कर उन्हें सबक सिखाने के लिए किया। उसकी हरकत गलत थी,
लेकिन उसकी मंशा में ईर्ष्या के साथ साथ एक तरह का सामाजिक कटाक्ष भी था। बीरबल ने सुझाव दिया, मेरे विचार से इन्हें सबसे बड़ी सजा यही होगी कि इन्हें 1 महीने तक मंसूर अली खान साहब की सेवा में लगा दिया जाए। इन्हें रोजाना उनकी विग को साफ करना होगा, उसमें इत्र लगाना होगा और उसे संवारना होगा। इससे हामिद खान को अपनी गलती का एहसास होगा और मंसूर अली खान साहब को भी यह सबक मिलेगा कि अपनी चीजों पर इतना अहंकार करना ठीक नहीं, क्योंकि यही अहंकार दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करता है। अकबर को बीरबल का यह मनोवैज्ञानिक और सुधारात्मक न्याय बहुत पसंद आया। उन्होंने हामिद खान को वही सजा सुनाई। यह कहानी केवल एक चोरी हुई विग की नहीं है। यह कहानी है मानवीय कमजोरियों की, अहंकार और ईर्ष्या की। और यह कहानी है उस अद्वितीय बुद्धि की जो सजा देने में नहीं बल्कि सुधारने में विश्वास रखती है। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया था कि सबसे बड़ा न्यायाधीश वह है जो अपराधी के मन को पढ़ ले और अपराध की जड़ पर प्रहार करे, न कि केवल अपराधी पर। और यही वह ज्ञान था जो अकबर के शासन को महान बनाता था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है राजा बीरबल द्वारा 3 एक जैसी मूर्तियों का भेद बताने की प्रसिद्ध कहानी का एक विस्तृत शब्दों का संस्करण। इस वृत्तांत में कहानी के हर पहलू, पात्रों के मनोविज्ञान, दरबार के माहौल और ज्ञान के गहरे दर्शन को विस्तार से समाहित किया गया है। अकबर का दरबार और एक अद्वितीय चुनौती, 3 मूर्तियों का रहस्य। प्रस्तावना, एक स्वर्णिम युग का वैभव। वह मुगल सल्तनत का स्वर्ण युग था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी भव्यता और विस्तार पर था। आगरा का किला यमुना के किनारे शान से खड़ा न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक था बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का एक धधकता हुआ केंद्र भी था। प्रतिदिन लगने वाला दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास केवल राजकीय मामलों के निपटारे का स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ बुद्धि, तर्क और ज्ञान की ऐसी बहसों का मंचन होता था जिनकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। शहंशाह अकबर स्वयं एक जिज्ञासु और खुले विचारों वाले शासक थे। यद्यपि वे स्वयं शिक्षित नहीं थे, तथापि ज्ञान और गुणी जनों के प्रति उनका सम्मान असीम था। उनके दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 ऐसे सलाहकार थे जो अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान थे। इनमें से प्रत्येक रत्न अपनी अनूठी चमक रखता था, लेकिन जो सितारा सबसे अधिक प्रखरता से चमकता था वह थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, केवल एक सलाहकार नहीं थे। वे अकबर के मित्र, उनके विश्वासपात्र और उनकी हर उलझन का समाधान थे। उनकी हाजिर जवाबी, उनका अद्भुत तार्किक कौशल और जीवन के प्रति उनकी गहरी समझ उन्हें सबसे अलग बनाती थी। जहां बड़े बड़े विद्वान और सेनापति जटिल समस्याओं में उलझ जाते, वहां बीरबल अपनी मुस्कान और सहज बुद्धि से ऐसे समाधान प्रस्तुत करते कि पूरा दरबार चकित रह जाता। उनकी और अकबर की जुगलबंदी के किस्से आज भी किंवदंतियों का हिस्सा हैं। अध्याय 1, एक शांत सुबह और एक अप्रत्याशित आगमन। उस दिन भी आगरा के किले में एक सामान्य सुबह थी। सूरज की पहली किरणें संगमरमर के खंभों पर पड़कर एक दिव्य आभा बिखेर रही थीं। दीवाने खास में हल्की हल्की इत्र और ताजे फूलों की महक फैली हुई थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शांत संतोष का भाव था जो एक सुशासित और समृद्ध साम्राज्य के शासक के चेहरे पर स्वाभाविक था। उनके नवरत्न और अन्य महत्वपूर्ण दरबारी अपने अपने आसनों पर पूरी गरिमा के साथ बैठे थे। अचानक मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह की जय हो। पड़ोसी राज्य देवगढ़ के प्रसिद्ध शिल्पकार भानु प्रताप आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अकबर की आंखों में जिज्ञासा की चमक उभरी। देवगढ़ अपनी मूर्तिकला और शिल्पकला के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था।
वहां के कारीगर पत्थर में प्राण फूंक देने की कला में माहिर माने जाते थे। उन्हें सम्मान के साथ अंदर लाया जाए, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और कला का तेज था, दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसका पहनावा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उसके पीछे 3 सेवक थे, जिन्होंने मखमल के कपड़े से ढकी 3 वस्तुओं को बड़ी सावधानी से उठा रखा था। शिल्पकार भानु प्रताप ने आगे बढ़कर 3 बार झुककर शहंशाह को सलाम किया। शहंशाह सलामत, मैं देवगढ़ का एक अदना सा शिल्पकार हूँ। मैंने आपके न्याय, आपकी उदारता और आपके दरबार में गुणी जनों के सम्मान के किस्से सुने हैं। मैं आज आपके समक्ष अपनी कला का एक छोटा सा नमूना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अकबर मुस्कुराए। भानु प्रताप, आपकी कला की ख्याति आपके आने से पहले ही यहाँ पहुँच चुकी है। हमें दिखाइए, आप हमारे लिए क्या सौगात लाए हैं। शिल्पकार के इशारे पर सेवकों ने उन 3 वस्तुओं को शहंशाह के सामने रखे एक मंच पर स्थापित कर दिया और उनके ऊपर से मखमल का आवरण हटा दिया। अध्याय 2, चुनौती का अनावरण। जैसे ही आवरण हटा, पूरा दरबार एक सामूहिक आश्चर्य में डूब गया। मंच पर 3 मूर्तियां रखी थीं। तीनों का आकार, रूप, रंग, बनावट और यहाँ तक कि उन पर की गई बारीक नक्काशी भी हूबहू एक जैसी थी। वे तीनों एक छोटे बालक की मूर्तियां थीं, जिसके चेहरे पर एक निर्मल मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही सांचे से ढालकर उन्हें बनाया गया है। मूर्तियों की सुंदरता और जीवंतता ऐसी थी कि मानो वे अभी बोल पड़ेंगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई उन मूर्तियों की प्रशंसा कर रहा था। अद्भुत, अविश्वसनीय, एक दरबारी बुदबुदाया। ऐसी समानता तो मैंने आज तक नहीं देखी, दूसरे ने कहा। अकबर स्वयं भी उस कलाकृति को देखकर मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने शिल्पकार की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। भानु प्रताप, निःसंदेह तुम एक महान कलाकार हो। इन मूर्तियों में कोई भेद कर पाना असंभव है। हम तुम्हारी इस कला का सम्मान करते हैं और तुम्हें। शिल्पकार ने बीच में ही उन्हें बड़ी विनम्रता से टोका। क्षमा करें जहांपनाह, मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। अकबर की भौहें आश्चर्य से तन गईं। चुनौती? कैसी चुनौती? भानु प्रताप ने अपनी दृष्टि दरबार में बैठे सभी विद्वानों पर डाली और फिर शहंशाह की ओर देखकर बोला, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां दिखने में भले ही एक जैसी हों, लेकिन गुणों में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से एक मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, एक मध्यम और एक निकृष्ट यानी सबसे बुरी है। मेरी चुनौती आपके विद्वान दरबार के लिए यह है कि बिना इन मूर्तियों को तोड़े या किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए, यह सिद्ध करें कि कौन सी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी मध्यम और कौन सी सबसे बुरी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी तक कला की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब उलझन में पड़ गए। यह कैसी पहेली थी? जो चीजें हर दृष्टिकोण से एक समान दिख रही हों, उनमें अच्छे, बुरे और सबसे बुरे का भेद कैसे किया जा सकता है? शिल्पकार ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहांपनाह, यदि आपके दरबार का कोई भी विद्वान इस भेद को उजागर कर सका, तो मैं ये तीनों अनमोल मूर्तियां आपके खजाने को भेंट कर दूंगा और मान लूंगा कि आगरा का दरबार वास्तव में ज्ञानियों का केंद्र है। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं कर सका, तो आपको यह मानना होगा कि देवगढ़ की कला और बुद्धि के आगे आपका दरबार विफल रहा और मुझे पुरस्कार के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यह एक सीधी सीधी चुनौती थी, जो केवल कला की नहीं, बल्कि अकबर के दरबार के मान सम्मान की भी थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें अपने नवरत्नों और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व था।
उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, भानुप्रताप, अकबर ने दृढ़ता से कहा। हमारे दरबारियों को इन मूर्तियों का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाए। अध्याय 3, दरबारियों की विफलता और बढ़ती उलझन। अब दरबार एक परीक्षा कक्ष में बदल चुका था। अकबर के आदेश पर एक एक करके दरबारी उन मूर्तियों के पास जाने लगे। सबसे पहले वित्त मंत्री राजा टोडरमल आगे बढ़े। वे हर चीज को नापतौल और हिसाब किताब से देखने के आदी थे। उन्होंने एक तराजू मंगवाया और तीनों मूर्तियों को बारी बारी से तौला। तीनों का वजन रत्ती भर भी अलग नहीं था। फिर उन्होंने एक महीन धागे से उनकी ऊंचाई, चौड़ाई और हर अंग का माप लिया। हर माप सटीक रूप से बराबर था। निराश होकर वे अपनी जगह पर लौट आए। इसके बाद तानसेन आगे आए, जो संगीत के सम्राट थे। उनका मानना था कि हर वस्तु की अपनी एक ध्वनि होती है। उन्होंने मूर्तियों को हल्के से थपथपाकर उनकी ध्वनि सुनने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी उंगलियों से प्रत्येक मूर्ति पर दस्तक दी, लेकिन तीनों से निकलने वाली ध्वनि में वे कोई अंतर नहीं खोज पाए। फिर आए मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हाजिर जवाबी और कभी कभी अपनी मूर्खतापूर्ण सलाह के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मूर्तियों को सूंघकर देखा, यह सोचकर कि शायद उनकी धातु या पत्थर की गंध में कोई अंतर हो। कोई अंतर नहीं मिला। फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब सलाह दी, जहां पनाह, क्यों न हम इन मूर्तियों को कुछ दिनों के लिए धूप में रख दें। जो सबसे अच्छी होगी वह ज्यादा चमकेगी। इस पर दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई और अकबर ने उन्हें नाराजगी से घूरकर चुप करा दिया। एक एक करके कई और विद्वान, सेनापति और सलाहकार आए। किसी ने उन्हें आवर्धक लेंस से देखा, किसी ने उनके पत्थर की प्रकृति का अनुमान लगाने की कोशिश की, किसी ने उनकी सतह को छूकर महसूस करने का प्रयास किया। पर हर प्रयास विफल रहा। तीनों मूर्तियां हर कसौटी पर एक समान थीं। घंटों बीत गए। दरबार में अब बेचैनी का माहौल था। शिल्पकार भानुप्रताप के चेहरे पर एक विजी मुस्कान तैर रही थी। अकबर का चेहरा चिंता और थोड़ी शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। उन्हें अपने दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिख रही थी। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके इतने गुणी दरबारियों में से कोई भी इस साधारण सी दिखने वाली पहेली को हल नहीं कर पा रहा है। उनकी नजरें अब उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं, जो ऐसी घड़ियों में हमेशा उनके संकटमोचक बनते थे। बीरबल कहाँ हैं? शहंशाह ने लगभग गरजते हुए पूछा। आज जब दरबार की बुद्धि की परीक्षा हो रही है तो वे कहाँ अनुपस्थित हैं? एक सेवक ने डरते डरते जवाब दिया, माफी जहांपनाह, राजा बीरबल आज सुबह किसी जरूरी काम से शहर के दौरे पर निकले थे। उन्हें इस चुनौती की सूचना नहीं है। उन्हें तुरंत यहाँ हाजिर होने का पैगाम भेजा जाए, अकबर ने आदेश दिया। चाहे वे कहीं भी हों, उन्हें फौरन दरबार में लाया जाए। अध्याय 4, बीरबल का आगमन और शांत अवलोकन। कुछ ही समय में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने दरबार के तनावपूर्ण माहौल को एक ही नजर में भांप लिया। उन्होंने अकबर को सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, आपने मुझे इतनी शीघ्रता से याद किया। क्या कोई गंभीर मामला है? अकबर ने पूरी कहानी, चुनौती और अपने दरबार की अब तक की विफलता का संक्षिप्त विवरण दिया। बीरबल ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी नजरें उन 3 मूर्तियों पर टिकी थीं, जो अब दरबार के लिए एक पहेली नहीं बल्कि एक अपमान का प्रतीक बनती जा रही थीं। बीरबल शांत भाव से मूर्तियों के पास गए। उन्होंने शिल्पकार भानुप्रताप को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा, मानो उसकी कला और बुद्धि की सराहना कर रहे हों। फिर वे मूर्तियों के चारों ओर घूमे, उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें छुआ नहीं।
दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें रुकी हुई थीं। सब यह देखने को उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। क्या वे भी बाकी लोगों की तरह विफल हो जाएंगे? कुछ देर तक मूर्तियों का अवलोकन करने के बाद बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े। जहांपनाह, क्या मुझे एक बहुत ही पतला और लचीला धातु का तार मिल सकता है? उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा। उनकी इस अजीब सी मांग पर सब हैरान थे। एक तार का इन मूर्तियों से क्या लेना देना? फिर भी अकबर के आदेश पर तुरंत एक सेवक ने बीरबल को एक महीन लचीला तार लाकर दिया। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि हर मूर्ति के कान में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य छेद था। अध्याय 5 रहस्य का अनावरण, एक तार और 3 परिणाम। बीरबल ने तार का एक सिरा उठाया और उसे पहली मूर्ति के दाहिने कान में बने छेद में धीरे धीरे डालना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग अपनी जगह से थोड़ा आगे झुक गए, यह देखने के लिए कि क्या होता है। बीरबल तार को अंदर धकेलते रहे और कुछ ही पलों में तार का सिरा मूर्ति के दूसरे कान, बाएं कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने तार बाहर खींच लिया और उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति उठाई। उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। तार को मूर्ति के दाहिने कान के छेद में डाला। इस बार तार दूसरे कान से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह तार मूर्ति के होठों के पास बने एक सूक्ष्म छेद से बाहर आ गया। दरबारियों के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। उन्हें अब लगने लगा था कि बीरबल सही रास्ते पर हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या था, यह अभी भी उनकी समझ से परे था। अब बारी थी तीसरी मूर्ति की। बीरबल ने पूरी एकाग्रता के साथ तार को उसके भी दाहिने कान के छेद में डाला। वे तार को अंदर धकेलते रहे, लेकिन इस बार तार कहीं से भी बाहर नहीं निकला। न दूसरे कान से, न मुंह से, न ही किसी और जगह से। वह तार मूर्ति के अंदर ही समा गया। बीरबल के चेहरे पर अब एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान थी। उन्होंने तीनों मूर्तियों को एक क्रम में रख दिया। पहली वह जिसके कान से तार आर पार हो गया, दूसरी वह जिसके कान से मुंह तक पहुंचा, और तीसरी वह जिसके अंदर तार समा गया। वे शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, जहांपनाह, इन तीनों मूर्तियों का भेद स्पष्ट हो चुका है। अध्याय 6 3 मूर्तियों का गहरा दार्शनिक अर्थ। पूरा दरबार स्तब्ध था। शिल्पकार भानु प्रताप भी अपनी जगह पर अवाक खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, हम कुछ समझे नहीं। इस तार के आने जाने से अच्छे और बुरे का भेद कैसे पता चला? जल्दी से इसका अर्थ समझाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर बोलना शुरू किया। उनका स्वर शांत लेकिन गहरा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को जीवन का सार समझा रहा हो। जहांपनाह, ये मूर्तियां केवल पत्थर के पुतले नहीं हैं। ये 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतीक हैं जो हमें समाज में मिलते हैं। उन्होंने पहली मूर्ति की ओर इशारा किया। यह पहली मूर्ति, जिसके एक कान में डाला गया तार दूसरे कान से सीधे बाहर निकल गया, यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो हैं, लेकिन सुनी हुई बात पर कोई ध्यान नहीं देते। ज्ञान, सलाह या कोई भी महत्वपूर्ण बात उनके एक कान से घुसती है और दूसरे से निकल जाती है। उनके मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अविश्वसनीय और लापरवाह होते हैं। ऐसे लोगों को कोई रहस्य बताना या उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपना व्यर्थ है। इसलिए गुणों के आधार पर यह मूर्ति निकृष्ट यानी सबसे बुरी है। दरबार में एक समझ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो वे अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान रहे हों।
फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति की ओर संकेत किया। यह दूसरी मूर्ति, जिसके कान में डाली गई बात तार मुंह से बाहर आ गई, यह उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो हैं और उसे समझते भी हैं, लेकिन वे उसे अपने तक सीमित नहीं रख पाते। वे सुनी हुई हर बात को तुरंत दूसरों को बता देते हैं। वे गपशप करने वाले हो सकते हैं, या वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिना सोचे समझे जानकारी फैलाते हैं, चाहे वह गोपनीय ही क्यों न हो। ऐसे लोग पहले वाले से बेहतर हैं, क्योंकि वे कम से कम सुनते और समझते हैं, लेकिन वे विश्वसनीय नहीं होते। उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह मूर्ति मध्यम दर्जे की है। अब लोगों को पहेली की परतें खुलती हुई नजर आ रही थीं। यह केवल एक भौतिक परीक्षण नहीं था, बल्कि मानव स्वभाव का एक गहरा विश्लेषण था। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति को बड़े सम्मान से उठाया। और यह तीसरी मूर्ति, जहांपनाह, जिसके कान में गई बात तार अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली, यह उन लोगों का प्रतीक है जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वे न केवल ध्यान से सुनते हैं, बल्कि सुनी हुई बात के महत्व को समझते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसे अपने हृदय में धारण करते हैं और उसे तब तक गुप्त रखते हैं जब तक कि उसे प्रकट करना आवश्यक न हो। वे ज्ञानी, विश्वसनीय और सच्चे सलाहकार होते हैं। वे ही सच्चे मित्र और गुणी व्यक्ति हैं, जिन पर एक राजा, एक समाज और एक परिवार भरोसा कर सकता है। इसलिए गुणों के आधार पर यह मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। निष्कर्ष, ज्ञान की विजय और एक अमूल्य सबक। बीरबल की व्याख्या समाप्त होते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर चेहरे पर आश्चर्य, सम्मान और प्रशंसा के भाव थे। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गर्व की ऐसी चमक थी जो किसी युद्ध को जीतने के बाद भी नहीं होती थी। यह बुद्धि और ज्ञान की विजय थी। शिल्पकार भानु प्रताप आगे बढ़ा और बीरबल के सामने नतमस्तक हो गया। राजा बीरबल, आप धन्य हैं। मैं तो अपनी कला के घमंड में चूर था, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला केवल पत्थर तराशना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान को समझना है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और ये मूर्तियां अब आपकी और इस महान दरबार की हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत की असली ताकत न तोपें हैं, न तलवारें, बल्कि तुम्हारे जैसी प्रखर बुद्धि है। तुमने न केवल दरबार का मान रखा, बल्कि हम सभी को एक ऐसा अमूल्य सबक सिखाया है जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेगा। शहंशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और शिल्पकार भानु प्रताप को भी उसकी कला और बुद्धिमत्तापूर्ण चुनौती के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया, यह कहते हुए कि जो ज्ञान की परीक्षा लेने आता है वह भी सम्मान का पात्र है। उस दिन के बाद वे 3 मूर्तियां अकबर के निजी कक्ष की शोभा बन गईं, जो उन्हें हर पल यह याद दिलाती थीं कि एक शासक को कैसा होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसे अपने हृदय में धारण करना चाहिए और फिर उस पर विचार करके न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। उसे न तो उन लोगों की तरह होना चाहिए जो अनसुना कर देते हैं, और न ही उन लोगों की तरह जो हर बात का ढिंढोरा पीटते हैं। उसे उस तीसरे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह बनना था, एक सच्चा श्रोता, एक गहरा विचारक और एक विश्वसनीय संरक्षक। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण नहीं है। यह सुनने की कला, जानकारी को संसाधित करने के महत्व और विवेक के गुण पर एक कालातीत पाठ है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा मूल्य बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित होता है, और सच्ची बुद्धि केवल समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करना है। आगरा के किले से निकली यह निश्चित रूप से प्रस्तुत है शाही दरबार के ठहाके पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी।
शाही दरबार के ठहाके। अध्याय 1। वह खामोशी जो शोर करती थी। हिंदुस्तान की सल्तनत का दिल, आगरा, अपनी पूरी भव्यता के साथ धड़क रहा था। यमुना के किनारे खड़ा शानदार किला सूरज की सुनहरी किरणों में नहा रहा था और उसके भीतर दीवाने-कास में रोज की तरह शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। संगमरमरी खंभे, कीमती पर्दों और से जड़े सिंहासन की चमक पहले जैसी ही थी, लेकिन आज हवा में कुछ और था। वह गुलाब जल और अगरबत्तियों की महक नहीं, बल्कि एक भारी बोझिल खामोशी थी। यह कोई मातम की खामोशी नहीं थी। यह एक अजीब, अप्राकृतिक और आदेशित खामोशी थी। वह दरबार जो कभी तानसेन के संगीत से गूंजता था, जहां बुद्धिजीवियों की बहसें होती थीं और जहां बीरबल की हाजिर जवाबी पर शहंशाह और दरबारी ठहाके लगाते थे, आज एक शांत, गंभीर और उबाऊ जगह बन चुका था। दरबारी अपनी जगहों पर ऐसे बैठे थे जैसे वे इंसान नहीं, बल्कि पत्थर की मूर्तियां हों। वे सांस भी धीरे धीरे लेते, इस डर से कि कहीं कोई आवाज न हो जाए। एक दूसरे से बात करने के लिए वे आंखों से इशारे करते और अगर बोलना बहुत जरूरी होता तो फुसफुसाते, जैसे किसी गहरे राज पर पर्दा डाल रहे हों। इस बदलाव का कारण स्वयं शहंशाह अकबर थे। पिछले कुछ हफ्तों से अकबर एक गहरी दार्शनिक चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने हाल ही में सिकंदर, चंगेज खान और तैमूर जैसे महान विजेताओं की जीवनियां पढ़ी थीं। उन किताबों में उनकी विजय, उनकी क्रूरता और उनके विशाल साम्राज्यों का जिक्र तो था, लेकिन कहीं भी उनकी हंसी या उनके दरबार के ठहाकों का जिक्र नहीं था। इतिहास उन्हें एक गंभीर, दुर्जेय और महान शासक के रूप में याद रखता था। यह बात अकबर के मन में घर कर गई। उन्हें लगने लगा कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। क्या वह उन्हें एक ऐसे बादशाह के रूप में याद रखेगा जिसके दरबार में हर वक्त हंसी मजाक होता था? क्या उनकी गंभीरता और उनकी उपलब्धियों पर उनके ठहाके भारी पड़ जाएंगे? उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी विरासत एक हंसोड़ बादशाह की न बन जाए। इसी चिंता ने उन्हें एक अजीब और सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एक हफ्ते पहले उन्होंने भरे दरबार में एक शाही फरमान जारी किया था। आज से, उन्होंने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा था, इस दरबार में किसी भी प्रकार का अनावश्यक वार्तालाप, हंसी मजाक या ठहाका वर्जित है। यह दरबार सल्तनत के गंभीर मामलों पर विचार करने के लिए है, किसी भांड या मस्करे का अखाड़ा नहीं। यहाँ सिर्फ गंभीरता का वास होगा। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा, वह शाही नाराजगी का हकदार होगा। यह फरमान एक वज्रपात की तरह गिरा था। दरबारियों के चेहरे उतर गए थे। तानसेन ने अपनी वीणा को मखमल में लपेट दिया था। मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी ऊटपटांग बातों से माहौल को हल्का रखते थे, अब अपना मुंह कसकर बंद किए बैठे थे। हर कोई डरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा असर उस एक व्यक्ति पर पड़ना था जो इस दरबार की आत्मा था, उसकी हंसी का केंद्र था, बीरबल। संयोग से, जिस दिन यह फरमान जारी हुआ, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। वे अपनी बीमार चाची को देखने के लिए एक हफ्ते के लिए अपने पैतृक गांव गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में दरबार एक बेजान शरीर की तरह हो गया था, जिसमें से आत्मा निकाल ली गई हो। अकबर अपनी इस नई गंभीरता से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे थे। वे सोचते कि यही एक महान शासक का लक्षण है। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें भी यह खामोशी काट खाने को दौड़ती थी। उन्हें बीरबल की चुटकियों, उसकी हाजिर जवाबी और उसके साथ होने वाली नोकझोंक की कमी खल रही थी। लेकिन उनका शाही अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोक रहा था। इसी बोझिल माहौल में एक दरबारी, जो शायद छींक को रोकने की कोशिश कर रहा था, से एक अजीब सी गुप्त की आवाज निकल गई। अकबर ने उसे ऐसी आंखों से घूरा कि बेचारा डर के मारे लगभग बेहोश हो गया।
दरबार अब एक मकबरा बन चुका था और अकबर उसके खामोश पहरेदार। वे बीरबल के लौटने का इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि उनका सबसे बुद्धिमान और मजाकिया दोस्त इस नई गंभीरता पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल उनकी इस महान सोच को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बीरबल जब लौटेंगे तो वे इस खामोशी को नहीं बल्कि खामोशी के इस नाटक को तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि दरबार की दीवारें भी ठहाकों से गूंज उठेंगी। अध्याय 2, बीरबल की वापसी और एक अजीब वादा। एक हफ्ते बाद बीरबल आगरा लौटे। जैसे ही उन्होंने दीवान-ए-खास में कदम रखा, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वही भव्यता थी, वही लोग थे, लेकिन माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। हवा में एक तनाव था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह एक अजीब सा डर था। उन्होंने अदब से बादशाह को सलाम किया। अकबर ने गंभीर चेहरे के साथ उनके सलाम का जवाब दिया। कैसे हो बीरबल? तुम्हारी चाची का स्वास्थ्य अब कैसा है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है जहांपना, वे अब बेहतर हैं, बीरबल ने जवाब दिया और अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने अपने आसपास देखा। मुल्ला दो प्याजा उन्हें देखकर भी मुंह फुलाए बैठे थे। राजा टोडरमल अपने बही खातों में पहले से ज्यादा डूबे हुए लग रहे थे। किसी ने भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने की जुर्रत नहीं की। बीरबल समझ गए कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ बड़ा हुआ है। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन वह इतनी नीरस और उबाऊ थी कि बीरबल को ऊंघाई आने लगी। छोटे छोटे मामलों पर घंटों तक गंभीर चर्चाएं होती रहीं, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल ने अपने एक मित्र दरबारी मानिक चंद से पूछा, मानिक, यह क्या माजरा है? ऐसा लगता है जैसे पूरे दरबार पर किसी जिन्न का साया पड़ गया है। सब इतने खामोश और डरे हुए क्यों हैं? मानिक चंद ने डरते डरते इधर उधर देखा और फुसफुसाकर बीरबल को बादशाह के नए फरमान के बारे में सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर बीरबल के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, बल्कि एक हल्की शरारती मुस्कान आ गई। शाम को अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। तो बीरबल, तुमने दरबार का नया माहौल देखा? अकबर ने पूछा। अब हमारा दरबार एक सच्चे, गंभीर और महान साम्राज्य का प्रतीक लगता है। इतिहास हमें हमारी विजयों और न्याय के लिए याद रखेगा, न कि हमारे ठहाकों के लिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी सोच महान है। गंभीरता निःसंदेह एक शासक का गहना है। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी बात समझ गए हैं। हमें खुशी है कि तुम इस बात को समझते हो। हमें उम्मीद है कि तुम भी इस नियम का पालन करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा जहांपना। मैं आपको या दरबार को हंसाने कोई कोशिश नहीं करूंगा। यह सुनकर अकबर को और भी संतोष हुआ। लेकिन फिर बीरबल ने जो कहा, उसने अकबर को उलझन में डाल दिया। लेकिन जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा, मैं आपसे एक वादा करता हूं। मैं किसी को नहीं हंसाऊंगा, लेकिन ठीक 1 महीने के अंदर इसी दीवान-ए-खास में आप स्वयं अपने सभी दरबारियों के साथ ऐसा ठहाका लगाएंगे जैसा आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। और आप इस ठहाके के लिए मुझे धन्यवाद भी देंगे। अकबर भौंचक के रह गए। यह क्या बेतुकी बात है बीरबल? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम नियम का पालन करोगे और दूसरी तरफ तुम हमें हंसाने की चुनौती दे रहे हो। मैंने आपको हंसाने की चुनौती नहीं दी जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा। मैंने तो सिर्फ एक भविष्यवाणी की है। हंसेंगे आप लोग खुद।
मैं तो बस चुपचाप तमाशा देखूंगा। अकबर कुछ समझ नहीं पाए। यह असंभव है। जब तक हमारा यह फरमान लागू है, कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, आलमपनाह बीरबल ने कहा और वहां से चले गए। अकबर सोचते रहे। बीरबल की बातों ने उनके मन में एक बीज बो दिया था। वे बीरबल को गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे यह देखने के लिए